क्या आप भी एक एस्पायरिंग अकाउंटेंट हैं, लेकिन टीडीएस में आप काफ़ी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, क्या रेट ऑफ टीडीएस रहेगा और किस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करना रहता है? तो आप एकदम सही वीडियो पे हैं। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक डेडिकेटेड सीरीज़ जिसमें हम समझेंगे टीडीएस के सारे उन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को जो कि हर बिज़नेस, हर ऑडिट, टैक्स ऑडिट पर्सन के लिए एप्लीकेबल रहता है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है सीए मयंक मंडोरा। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक डेडिकेटेड सीरीज जिसमें हम समझेंगे पहले टीडीएस के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस को। चलिए, आज हम जो फर्स्ट सेक्शन ले रहे हैं वो होगा 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो मेरे सामने एक्ट की ही मैंने इमेज रखी है आप लोगों के लिए, लेकिन एक्ट को हम रीड आउट नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक्ट को जो लिखा है उसको एक डिकोड करूंगा आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को उसे समझने में आसानी रहे। सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर होगी। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये सेक्शन कहता है इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के अगर कोई पर्सन, जैसे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के अलावा जो भी पर्सन है, जैसे कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, ये सारे पर्सन, ये सारे एसएससी अगर किसी रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना अनिवार्य है। मैंडेटरीली उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, यानी आसान भाषा में कहा जाए इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के जो भी अदर एसएससी है, अगर वो किसी रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। इसमें टीडीएस की रेट क्या रहेगी? 194A में टीडीएस की जो रेट है वो है 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब प्रोविजो कहता है कि कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ इसके अंदर शामिल नहीं होंगे या कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसने कह दिया कि इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल नहीं होंगे, तो कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल हो जाएंगे? अगर उनका टर्नओवर, या ऐसा कह लिया जाए, अगर वो 44AB के क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर ऑडिटेबल है, तो उनके ऊपर ये टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। यानी जनरली इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ 44AB के क्लॉज ए या क्लॉज बी में ऑडिट के अंडर में फॉल करता है, तो उसके ऊपर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। पहला है 44AB का क्लॉज ए, जो कहता है अगर आपका टर्नओवर 1 CR से अबव है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ये है फॉर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। और सेकंड कहता है अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स जो है वो मोर देन 50 लैक्स है, अगर वो मोर देन 50 लैक्स है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। प्रोफेशनल रिसीट्स किसके लिए रहेगा? एडवोकेट, सीए, आर्किटेक्ट, सीएस, सीएमए, उन सब के लिए जो एडवोकेट, जो प्रोफेशनल्स हैं। और टर्नओवर इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई ट्रेडिंग यूनिट जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको 44AB के क्लॉज ए के अंदर ऑडिट करवानी पड़ेगी। और अगर वो ऑडिट करवा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये टीडीएस की लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये तो हुआ एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन। अब सबसेक्शन 3 है 194A सबसेक्शन 3, जो कहता है कि किन किन केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, सबसे पहले क्लॉज 1 है जो ये कहता है वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एज द केस में भी, सबसे पहले डिस्क्राइब करता है अगर अमाउंट कुछ लिमिट में फॉल करता है तो। अमाउंट की कंडीशन जो है वो इस तरीके से है, अगर कोई बैंक अपने कस्टमर को एफडी या उसके कोई टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देता है जो कि 40,000 तक का है, तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने अपने मेंबर को, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने कोई मेंबर को 40,000 तक का इंटरेस्ट देती है कोई डिपॉजिट के ऊपर, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट के ऊपर, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो किसी से एफडी के लिए पैसे जमा करवाती है और 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट देती है, तो उसको टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है। और फिर है पोस्ट ऑफिस अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट खोल रखा है, कोई एफडी खोल रखी है, तो 40,000 तक का इंटरेस्ट अगर है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। और अगर कोई बिजनेस यूनिट है, जैसे इन सबको छोड़ के जो हमने ऊपर वाले क्लॉज में देखा था, अदर एसएससी में कौन थे? कंपनी, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल एचयूएफ, वो जो ऑडिट करवाते हैं, अगर वो 5,000 तक का इंटरेस्ट देते हैं तो उनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
सबसे पहले बैंक अगर 40,000 तक का इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं काटना, कोऑपरेटिव सोसाइटी 40,000, पोस्ट ऑफिस 40,000। अगर ये तीनों 40,000 तक का इंटरेस्ट देते हैं तो उनको टीडीएस काटने की नीड नहीं है। लेकिन कोई दूसरा एसएससी है इन तीनों के अलावा, तो 5,000 तक का अगर इंटरेस्ट देते हैं तो टीडीएस नहीं काटना, लेकिन 5,000 से बड़ा इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस काटना जरूरी हो जाएगा। एक प्रोविजन दे रखा है कि 40,000 जो इंटरेस्ट जो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के लिए जो बात कर रहे हैं, वो 40,000 जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा और वो 40,000 की जगह रीड किया जाएगा 50,000। अगर 50,000 तक का इंटरेस्ट दिया है तो टीडीएस नहीं काटना। अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो टीडीएस नहीं काटना, अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो। और सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? एज 60 ईयर्स और मोर। अगर सीनियर सिटीजन है और 50,000 तक का इंटरेस्ट दिया गया है, सीनियर सिटीजन का मतलब है 60 ईयर्स या अबव, तो उस केस में भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हुई बात हमारे क्लॉज 1 की, सबसेक्शन 3 के क्लॉज 1 की, जो डिफाइन करता है कि अमाउंट के केस में कब टीडीएस नहीं काटना है। सेकंड क्लॉज ओमिट हो चुका है। थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर कोई भी पर्सन पेमेंट करता है इंटरेस्ट का बैंक को या किसी बैंकिंग कंपनी को, जैसे एसबीआई, बीओबी, किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, किसी भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या प्रोविजनल एक्ट के तहत बनाया गया हो, एलआईसी को या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, या कोई भी कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो कि उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एसबीआई से लोन लिया, बिजनेस लोन। फॉर एन एग्जांपल, मैंने बिजनेस लोन लिया और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मैं एक कंपनी हूँ, तो 5,000 की लिमिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैंने बिजनेस लोन लिया, बिजनेस लोन का इंटरेस्ट बन रहा है 10,000 रुपए। एज पर 194 ए मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है जो कि मोर देन 5,000 है, तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। लेकिन जो क्लॉज 3 है सबसेक्शन 3 का, 194 ए सबसेक्शन 3 क्लॉज 3, जो ये कहता है कि अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसी एलआईसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लीजिए मैंने बैंक की जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एन एग्जांपल बजाज फाइनेंस से लोन लिया, बिजनेस लोन, सेम केस, 10,000 का इंटरेस्ट दिया। तो क्या बजाज फाइनेंस कोई बैंकिंग कंपनी है? नहीं। तो उस केस में मेरे को टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ क्लॉज 3। क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे वो इंटरेस्ट 5 लाख का हो, चाहे वो इंटरेस्ट 5,000 का हो, टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो किसी पार्टनर को दिया गया है एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। क्लॉज 5 कहता है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को एज इंटरेस्ट इनकम, अपने मेंबर को कुछ इंटरेस्ट देती है तो भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये हुआ फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। क्लॉज 6 कहता है कि कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हो और गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, कोई भी इनकम credited or paid in respect of deposits under any scheme framed by the central government and notified by it in this behalf in the official gazette। अगर कोई स्कीम के तहत, स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी इंटरेस्ट वगैरह कुछ दिया या लिया तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे वो सारे कवर हो गए। इसके अलावा 9, 10 और 10A, 10, 11 तक है, लेकिन 11 तक भी सारे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट, जो मेजरली जो हमको डेली रूटीन में काम आते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले तो डिफाइन करता है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है, या उन इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और वो 44 एबी के क्लॉज ए में ऑडिट करवाते हैं, या उनकी प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है और वो 44 एबी के क्लॉज बी में ऑडिट करवाते हैं, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी रेजिडेंट को आपने इंटरेस्ट दिया है तो 10% की रेट से आपको टीडीएस काटना है। अमाउंट की जो लिमिट है वो दे रखी है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के लिए 40,000 और अदर एसएससी के लिए 5,000। अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया गया है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उसकी लिमिट 40,000 की जगह 50,000 कर दी जाएगी।
और इंटरेस्ट अगर आप किसी बैंक को, LIC को, इंश्योरेंस कंपनी को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसा कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, अगर आप उसको किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं काटना। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं काटना। ऐसी कोई स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं कटेगा। और इसके बाद के जो भी क्लॉजेस है वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इतने काम नहीं आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर सम अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन में तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोफेशनल कलीग के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सी मदद हमें काफी मोटिवेट करती है नए वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।